जब मैं शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस गांव लौटा तो मुझे यकीन था कि घर वालों को बहुत खुशी होगी और सच में ऐसा ही हुआ। पूरा परिवार जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। माँ की आंखों में चमक थी, पिताजी की आवाज़ में गर्व था क्योंकि मैं अब इंजीनियर बन चुका था, एक पढ़ा लिखा शहरी लड़का, और उनके लिए यह किसी सपने के पूरे होने जैसा था। घर आए मुझे हफ्ता दिन भी नहीं हुए थे कि मेरी शादी की बात छेड़ दी गई। माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा अब तूने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब हम तुझे घर बसाते देखना चाहते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन यह दिल जानता था कि यह दिन आएगा, और यह भी कि मेरे ख्वाबों जैसी लड़की को वह कभी नहीं अपनाएंगे। वह कभी किसी आधा सोच वाली पढ़ी लिखी शहरी लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकते थे। इसलिए जब उन्होंने एक गांव की लड़की राधिका का नाम लिया जो मुश्किल से 10वीं पास थी, तो मैंने बिना विरोध किए हाँ कर दी। कहा, जैसा आप ठीक समझे, जैसे कोई मामूली बात हो। राधिका बहुत ही सीधी सादी, शांत और शर्मीली लड़की थी। पहली बार मिलते ही समझ गया था कि वह मेरे जैसी नहीं है, लेकिन खुद को समझाया कि चलो परिवार की खुशी ज़रूरी है और शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी गांव के रीति रिवाज से सादगी से हुई। कुछ हफ्ते खामोशी में गुजरे। राधिका कम बोलती थी, हर बात पर जी कहती थी, मेरी पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन मुझे इन बातों में से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे वह जोश, वह बातें, वह समझ चाहिए थी जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त अनिका में देखी थी। कभी कभी राधिका की मासूमियत पर तरस आता, लेकिन ज़्यादातर समय मुझे लगता कि वह मेरे लायक नहीं है। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम दिन भर क्या करती हो? वह धीमे से बोली, आपके कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ और माँ जी की दवा देती हूँ। मैंने ठंडी आवाज़ में पूछा, और कुछ? कोई किताब, कुछ नया सीखने की कोशिश? वो चुप हो गई, शायद मेरी नाराज़गी महसूस कर ली थी। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी की बातें करता, वो शामी दोस्त, खासकर अनिका जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्रभावित था। वो खूबसूरत, समझदार और ख़ुद अपने फ़ैसले लेने वाली थी। कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने माँ पिताजी से उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि जवाब पता था। लेकिन अब जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, फ़ैसले मेरे हाथ में थे। पर तब तक मैं एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका था जो मुझे बांधता तो था मगर जोड़ता नहीं था। राधिका अब मेरे लिए बोझ बनती जा रही थी। वह बुरी नहीं थी, बस मेरे जैसी नहीं थी। मैं उसे बदलना भी नहीं चाहता था। मुझे वह लड़की याद आती थी जिससे मैं खुलकर बात करता था, हंसता था, बहस करता था, जिसके साथ सपने देखे थे। मैं अंदर से थक चुका था। एक दिन आईने में खुद को देखा और सोचा, क्या यही ज़िंदगी है? उसी रात मैंने बिना कुछ छुपाए साफ कह दिया, राधिका तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तलाक चाहता हूँ। वो कांप गई, जैसे जान ही निकल गई हो। उसने मेरी ओर देखा, शायद यह सोचकर कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वह ज़मीन पर बैठ गई और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। बार बार कहने लगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, प्लीज़ आप मुझे तलाक मत दो, जैसा तुम कहोगे वैसा जी लूँगी। उसकी आवाज़ भर आई थी, लेकिन मैं सुन तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजनबी बोल रहा हो। मेरे दिल में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने तय कर लिया कि मैं उसे तलाक तो नहीं दूंगा, लेकिन उससे रिश्ता तोड़ लूँगा। माँ के गहने, अपनी जमा पूंजी और ज़रूरी चीज़ों से सौंपते हुए कहा, यह सब तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ रहा। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, जैसे अब उसकी ज़िंदगी के फैसले उसके हाथ में नहीं रहे। 2 दिन बाद मैं शहर लौट आया और राधिका गाँव में रह गई। कुछ दिन बाद मैंने अनिका से फिर बात शुरू की, वही अनिका जो मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, जिससे मैं कभी थक कर बात करना बंद नहीं करता था। जब उसने सुना कि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी थी तो हैरान रह गई। मैंने हंसते हुए कहा, गलती हो गई थी, अब सुधार ली है। वह भी हंसी और मैंने साफ कहा, अब तुम्हारी बारी है। कुछ महीनों में ही हमने कोर्ट मैरिज कर ली और किसी को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। अनिका के लिए एक नई शुरुआत थी और मेरे लिए एक पुराना सपना जो अब पूरा हो रहा था। हम दोनों कनाडा चले गए। अनिका को वहाँ नौकरी मिल गई और मुझे भी एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। शुरुआत के दिन अच्छे थे, नया शहर, नई जिंदगी, पार्टियाँ, ऑफिस, डिनर, जैसे फिल्म की कहानी हो। लेकिन धीरे धीरे अनिका का बर्ताव बदलने लगा। हर बात पर मुझे टोकती, कभी मेरे बात करने की शैली पर, कभी कपड़ों पर, तो कभी दोस्तों पर। एक दिन उसने ताना मारा, तुम अभी भी देहाती हो, थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन पहली बार मुझे अपनी औकात का एहसास करवाया गया। फिर एक दिन उससे बच्चा होने की बात की तो उसने कहा, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, बच्चा मेरी रफ्तार को रोक देगा। जब मैंने कहा मुझे भी अपना बच्चा चाहिए तो उसने कहा, अगर बच्चे इतने प्यारे लगते हैं तो अपनी पहली पत्नी के पास चले जाना था। यह सुनकर जैसे किसी ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा हो। मैं चुप हो गया, फिर कभी बच्चे की बात नहीं की। मेरे अंदर की वह चाहत दफन हो गई। कुछ महीनों बाद एक ऑफिस इवेंट में मेरी मुलाकात पुराने साथी से हुई जो इंडिया जा रहा था। उसने पूछा, तुम्हारी गांव वाली पत्नी का क्या हुआ? मैंने कंधे उचकाकर कहा, छोड़ दी। उसने अफसोस जताया और कहा, सुना, अब वो बहुत आगे बढ़ गई है।
मैंने हंसकर कहा, क्या तरक्की करेगी, मुश्किल से 10वीं पास थी। उसने कहा, तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए। मुझे बात मामूली लगी और मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसी पल राधिका का चेहरा मेरे दिल में फिर से उभर आया। वो चेहरा जो कभी सादा था अब धुंधला याद बन गया था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, नौकरी, पैसा, सुख, सुविधाएं, लेकिन जो खालीपन राधिका के साथ कभी महसूस नहीं हुआ वह अब हर पल मेरे साथ था। अब बस दिन कट रहे थे, ना भविष्य में कोई उत्साह था, ना अतीत को भुलाने की ताकत। मैंने खुद को इस अंजाम तक पहुंचाया था, अपने घमंड, अपने अहंकार और अपनी बेवकूफ़ियों से। अब हर सुबह हर रात खुद से यही सवाल करता हूँ, क्या यह वाकई सुधार था। शादी को दूसरा साल चल रहा था, लेकिन हमारे बीच वह रिश्ता कभी बना ही नहीं जिसे असली रिश्ता कहा जाता है। अनिका के लिए ज़िंदगी का मतलब एक कामयाब करियर था और मेरे लिए वह शांति जिसकी तलाश में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हर दिन एक लड़ाई से शुरू हो जाता और चुप्पी में ख़त्म। सुबह जब मैं ऑफिस जाने को तैयार होता तो वह पहले ही लैपटॉप पर बैठी होती। मैं पूछता, नाश्ते में क्या है, तो वह कहती, फ्रिज में कुछ रखा है, खुद निकाल लेना। मेरी 8:30 बजे कॉल है। मैं चुप रह जाता। पहले बुरा लगता था, अब आदत हो गई थी। शाम को जब घर आता तो वह किसी मीटिंग में बिजी होती या क्लाइंट से बात कर रही होती। एक दिन मैंने कहा, अनिका, हम कितने दिनों से एक साथ बैठकर डिनर भी नहीं कर पाए। उसने लैपटॉप बंद किए बिना कहा, कल बाहर चलते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले आ जाना, मेरी प्रेजेंटेशन है। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। जब भी मैं कोई भावनात्मक बात करता वह किसी प्रोजेक्ट, मेल या डेडलाइन की आड़ में छुप जाती। मेरे दिन ऐसे गुजरते थे जैसे सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और फिर एक खामोशी सी रात। अगर किसी दिन कोई पार्टी होती तो अनिका ज़बरदस्ती मुझे साथ ले जाती। वह अक्सर कहती, अंग्रेजी ठीक से बोला करो, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं खुद से नफ़रत करने लगा था, अपनी पहचान से, अपनी आवाज़ से, अपने सोचने के तरीके से। मैंने वह सब कुछ खो दिया था जिस पर कभी अपने सपने बनाए थे। फिर एक दिन ऑफिस में हमारे HR हेड ने बताया कि अगले हफ्ते एक इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन हमारी कंपनी आएगी, एक बड़ी डील पर बात होगी, सबको तैयार रहने को कहा गया। मुझे तो यह आम सी बात लगी, पर मेरे साथी काफ़ी उत्साहित थे। जब उनका नाम बताया गया तो मैं भी पहचान नहीं पाया। अगले हफ्ते सब अफसर लाइन में खड़े थे, अच्छे कपड़ों में, पूरे आत्मविश्वास के साथ। जब वह महिला कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सांस अटक गई। वही चाल, वही आंखें, लेकिन अब एक बदला हुआ रूप, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और वही मुस्कान। वह राधिका थी, वही जिसने मैंने कभी कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मीटिंग शुरू हुई। उसने बहुत शानदार तरीके से कंपनी का परिचय दिया और सब सवालों का जवाब बखूबी दिया। मुझे उसकी बातों से ज़्यादा उसकी बदली हुई शख्सियत ने हैरान कर दिया। कैसे वह इतनी मजबूत बन गई। वह लड़की जो मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाती थी, आज सबके सामने आत्मविश्वास से बोल रही थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सबने उसकी तारीफ़ की, कुछ ने फ़ोटो भी खिंचवाई। मैं पीछे हट गया ताकि वह मुझे ना देखे, लेकिन उसने देख ही लिया। वह एक पल के लिए रुकी, फिर मेरी ओर बढ़ी और पूछा, तुम यहाँ? मैंने बस सिर हिलाया, हाँ। वह फिर बोली, बहुत दिन हो गए। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, हाँ बहुत दिन। कुछ पल खामोश रही, फिर मैंने पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यह कहानी फिर कभी और सुनेंगे। वह चली गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया जैसे किसी ने मुझे आईना दिखा दिया हो। शाम को ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने खुद से कहा, शायद वह मेरे लायक नहीं थी, बल्कि मैं ही उसके लायक नहीं था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग चले गए, लेकिन मैंने बहाना बनाया कि मुझे उससे कुछ और जानकारी चाहिए। वह रुक गई, शायद समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। हम एक साइड रूम में बैठे और दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे अपने अंदर का शोर सुनाई देने लगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, यह सब तुमने कैसे किया? वह आराम से बैठी थी, उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी या ताना नहीं था, बस एक शांत आत्मविश्वास था। वह मुझे देखती रही, फिर बोली, जब तुमने मुझे छोड़ दिया मैं बहुत रोई, लेकिन एक दिन तय किया कि अब बस रोना बंद। मैं कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिले। वो बोली, मैं वापस अपने माता पिता के पास गई, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस वक्त समझ आया कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अब शुरू हो रही है। पहले तुम्हारे लिए जीती थी, अब बेटी के लिए जीना था। मैंने हैरानी से पूछा, बेटी? वो मुस्कुराई, हाँ, किरण अब 4 साल की है और मेरे साथ रहती है। मेरे दिल में कुछ चुभा, लेकिन मैंने छिपा लिया। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? वह बोली, शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ 10वीं तक पढ़ी थी, फिर हिम्मत की। एक दिन मोबाइल पर यूट्यूब खोला, ब्यूटी की वीडियो देखी और सीखना शुरू किया। मोहल्ले की लड़कियों का मेकअप करने लगी, फिर कढ़ाई सिलाई सीखी, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, गांव और शहर की औरतें ऑर्डर देने लगी। माँ ने पहले मना किया, फिर जब कमाई आने लगी तो सब चुप हो गए। मैंने पूछा, पढ़ाई? वह बोली, ओपन यूनिवर्सिटी से, फिर से 11वीं में एडमिशन लिया। बेटी के सो जाने पर पढ़ती थी, रात को वीडियो से बिजनेस ट्रिक सीखती थी। 3 साल में इंटर और फिर ग्रेजुएशन की भी पूरी की। मैं चौंका, यह सब कैसे किया? वह मुस्कुराई और कहने लगी कि जब इंसान
अंदर से टूटता है तो यह सब तो बिखरता है या खुद को जोड़ता है। मैंने खुद को जोड़ा। उसकी बातों में दिखावा नहीं बल्कि असली गर्व था। मैंने पूछा, क्या दोबारा शादी का सोचा? थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या ज़रूरत है? मेरा मकसद पहचान बनाना था जो अब बन चुकी है बेटी के लिए। मैं माँ भी हूँ, बाप भी और दोस्त भी। मैंने नज़रें झुका ली। मेरे अंदर खालीपन था। वह बोली, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, बस यही चाहा कि तुम्हें समझ आए कि औरत सिर्फ रोती नहीं बनाती भी है। मैंने पूछा, क्या मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? वह नरमी से बोली, नहीं, अभी नहीं, वह यहीं है। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसने बताया कि कैसे उसे अपना बिजनेस रजिस्टर कराया, शहर में एक छोटी वर्कशॉप खोली और गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू की। उसका मकसद था कि कोई लड़की किसी मर्द के सहारे जीना ना सीखे। वह अपनी बेटी से हर रोज़ कहती है, किसी से मत डरना, यहाँ तक कि अपने पापा से भी नहीं। अगर वह मुझे एक मजबूत माँ के रूप में देखेगी तो खुद भी कभी झुकेगी नहीं। मैं अंदर से टूट चुका था लेकिन बाहर से शांत था। वह वही लड़की थी जिसे मैंने कभी कम समझा था और आज मैं खुद को हीन महसूस कर रहा था। हमने हाथ मिलाया और वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने कहा, तुमने जो छोड़ा था वह अब तुम्हारे लिए नहीं बचा, लेकिन अगर कभी अपनी बेटी से मिलना चाहो तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। वह कमरा जो कभी तक मीटिंग रूम था अब मेरे बीते और आज के बीच आईने जैसा बन गया था। उस दिन ऑफिस से सीधा घर नहीं गया, पास के एक पार्क में बैठ गया। मेरी जेब में उसका विजिटिंग कार्ड था, साफ सुथरा सफ़ेद डिज़ाइन, नीचे उसका नाम और CEO फाउंडर लिखा था। मैंने उसे बार बार देखा जैसे उसमें से कोई और सच निकल आएगा। अगले दिन उसका इंस्टाग्राम देखा, हज़ारों फॉलोवर्स, ढेरों ऑर्डर्स, वीडियो स्टोरी, सब कुछ। मैं हैरान था। वही गांव की लड़की जिसे मैंने वक्त की बर्बादी समझा था अब लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। मैं बदल चुका था। हर मीटिंग, हर प्रेजेंट में उसकी आंखें सामने आ जाती। पहले झुकी आंखें, अब आत्मविश्वास से भरी। एक दिन हिम्मत करके उसे मैसेज किया, क्या मैं आपसे और आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? जवाब आया, बेटी से मिलने का हक है तुम्हें। इंसानियत का एक मौका मिल सकता है, लेकिन याद रखना हम अब उसी पुराने मोड़ पर नहीं, एक नई जगह पर है। शाम के 6:30 बजे होटल की लॉबी में खड़ा था लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरी बार मैसेज देखा, रूम नंबर 901, 7 बजे तक आ जाना, बेटी इंतज़ार करेगी, मैं नहीं। मैं दिल थामकर कमरे की ओर बढ़ा, सोचता रहा दरवाज़ा खुलेगा तो कौन होगा? एक अनजान बच्ची या एक बेटी जो बरसों से मेरा इंतज़ार कर रही थी। धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक प्यारी सी बच्ची खड़ी थी, गुलाबी कपड़े पहनी, 2 चोटियाँ और हाथ में एक छोटा सा बैग। उसने मुझे देखा और पीछे मुड़कर बोली, मम्मा, अंकल आ गए हैं। राधिका पर्दे के पीछे से मुस्कुराते हुए निकली, आ जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं अंदर गया और बच्ची ने मुझे एक रंगी बिरंगी कागज़ दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, यह हम तीनों हैं, मम्मा, मैं और आप। मेरा दिल भर आया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने हमको जवाब दिया, किरण मम्मा कहती है, इसका मतलब होता है उजाला। मैंने कहा, सच में तुम एक उजाला हो। हम तीनों बैठ गए। राधिका ने कहा, मैं नीचे कैफ़े जा रही हूँ, तुम दोनों बातें कर लो, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेहमान हो। मैंने सिर हिलाया। किरण मुझसे ढेर सारी बातें करती रही, कभी हंसती कभी सवाल करती। आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा, बहुत दूर से। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैं चुप रह गया। क्या कहता? मैं वह बाप था जिसने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा तक नहीं था। किरण ने बात बदल दी, आपको चॉकलेट पसंद है? मैंने कहा, बहुत। उसने बैग से एक चॉकलेट निकाली। यह मेरी आखिरी है, लेकिन आप ले लो। मैं मुस्कुरा पड़ा। आंखें नम हो गई। ऐसी सच्ची मोहब्बत कम देखने को मिलती है। 2 घंटे बीत गए। हम बातें करते रहे। उसकी गुड़िया, स्कूल, दोस्त, सब कुछ। हर बात मुझे एहसास दिला रही थी कि मैंने क्या खोया। जब राधिका वापस आई तो किरण बोली, मम्मा, क्या हम अंकल को फिर बुलाए? राधिका ने मेरी ओर देखा, फिर अपनी बेटी से कहा, अगर अंकल के पास समय हो तो वह कल भी आ सकते हैं। किरण ने मुझसे पूछा, आप कल आओगे ना? मैं धीरे से कहा, हाँ, ज़रूर आऊँगा। अगले दिन फिर वही वक्त, वही कमरा और वही किरण की खुशी। इस बार मैं उसके लिए रंग स्टिकर और एक छोटी सी कहानी की किताब लेकर आया। वह बहुत खुश हुई और बोली, आप रोज़ आया करोगे? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने बात काट दी और बोली, नहीं किरण, अंकल के पास काम होता है, वह जब भी फुर्सत में होंगे आ जाएंगे। मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मैं जानता था कि कानूनी रूप से मेरा उस रिश्ते से कोई नाता नहीं था, लेकिन भावनाओं की कोई अदालत नहीं होती। 2 दिन बाद जब राधिका और किरण की फ़्लाइट थी, मैं उन्हें होटल के बाहर छोड़ने आया। किरण ने मुझे गले लगाया और बोली, अंकल, आप अच्छे हो। मैंने कहा, तुम बहुत ख़ास हो, कभी भी याद करना, मैं आ जाऊँगा। राधिका ने धीरे से कहा, बेटी से रिश्ता रख सकते हो, लेकिन खुद को उसका हकदार मत समझना। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया। गाड़ी चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। हाथ में किरण की वही पेंटिंग थी जिसमें हम तीनों साथ थे, एक मासूम सपना जो अधूरा ही रह गया। होटल से बाहर निकलते समय एक आदमी ने कहा, साहब, आपके चेहरे पर अजीब सी चमक है, कोई ख़ास मेहमान थे? मैंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरी बेटी थी। पहली बार उसे अपनी बेटी कहना मेरे दिल का बोझ हल्का कर गया, लेकिन सच यह था कि वह मेरे बेटे होते हुए भी मैं उसका पिता कहलाने का अधिकार खो चुका था।
यह पहचान सिर्फ एक पल की थी, हमेशा की नहीं। उसके जाने के बाद मैं देर तक होटल की पार्किंग में बैठा रहा। कार की चाबी हाथ में थी, लेकिन गाड़ी चलाने का मन नहीं हुआ। पहली बार लगा जैसे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। राधिका के शब्द मेरे जहन में गूंजते रहे। बेटी तुम्हारी है, लेकिन उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। उस रात जब मैं घर लौटा तो अनिका ने खुद दरवाज़ा खोला, जो आमतौर पर वह नहीं करती थी। उसके चेहरे पर सवाल थे जिनका जवाब मैं नहीं देना चाहता था। उसने पूछा, कहाँ थे तुम? फ़ोन क्यों बंद था? मैंने झूठ कहा। काम ख़त्म नहीं हुआ, देर हो गई। लेकिन मेरी आवाज़ में भरोसा नहीं था। उसने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, तुम अपनी पहली पत्नी और बेटी से मिले थे। मुझे सब पता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गया। वह पीछे से बोली, इतने सालों बाद तुम्हें वह माँ कैसे याद आ गई? यह समझ आया कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ खाली है। मैं रुक गया और कहा, हाँ शायद अब समझ आया। उसने फिर पूछा, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह आई? मैंने कहा, तुम आई तो थी, लेकिन कभी ठहरी नहीं। हमेशा अपने करियर, आज़ादी, खुद की अहमियत के पीछे भागती रही। उसने हंसते हुए कहा, तो अब तुम मुझे दोष दे रहे हो क्योंकि तुम्हें पुरानी मोहब्बत याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, किसी को दोस्त नहीं दे रहा, बस अब फ़र्क समझ में आया है, वह भी बहुत देर से। इसके बाद घर में रोज़ लड़ाई, चुप्पी और ताने चलते रहे। एक दिन उसने कहा, अगर तुम्हें वह पत्नी चाहिए थी जो तुम्हारी हर बात माने, खाना बनाए और बच्चों की परवरिश करे, तो तुम मुझ जैसी औरत से शादी ही क्यों की? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने और कहा, तुमने मुझे हमेशा एक प्रोजेक्ट समझा जो तुम्हारी तारीफ़ करे। तुम्हें ऐसी औरत चाहिए थी जो डर के मारे तुम्हारी बात माने और तुम्हारे कंट्रोल में रहे। मैंने कहा, तुमने मुझे कभी पति समझा ही नहीं, बस एक साथ रहने वाला आदमी समझा। वह चुप हो गई, लेकिन वह चुप्पी भी थोड़ी देर की थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो खाना नहीं बना था, ना कोई बात हुई। कमरा अलग हो गया, नींद और सोच भी अलग हो गई। मैंने राधिका को मैसेज किया, बेटी ठीक है। जवाब आया, बहुत खुश है और सुरक्षित है, लेकिन उसे किसी विवाद में मत घसीटो। यह जवाब मेरे लिए एक और बंद दरवाज़ा था। ऑफिस में भी अब मन नहीं लगता था, काम बिगड़ रहा था। एक दिन बॉस ने बुलाया और कहा, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, थोड़ा निजी मामला है। उन्होंने कहा, अगर निजी परेशानी दिल पर हावी हो जाए तो काम को भी ख़त्म कर देता है। यह सुनकर मैं कुछ देर चुप हो गया। शायद अब मेरा दिल भी खोखला हो चुका था। उस हफ्ते की आखिर में मैंने खुद से वादा किया कि अनिका से खुलकर एक बार बात करूंगा। जैसे ही मैंने बात शुरू की, वह गुस्से में फूट पड़ी। अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलना है तो मिल लो, लेकिन यह मत समझना कि यहाँ अब तुम्हें कोई इज्जत या सुकून मिलेगा। मैंने कहा, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सुकून चाहिए। उसने कहा, सुकून तुमने खुद छोड़ा था। जिस दिन तुमने पीछे मुड़कर देखा, उसी दिन अपनी आज की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। वह गलत नहीं थी, लेकिन मेरे लिए फ़ैसला आसान नहीं था। कई दिन तक मैं सिर्फ ऑफिस और अपने कमरे के बीच कैद रहा। जो घर कभी ख्वाबों जैसा था, पिंजरा जैसे लगने लगा था। अनिका पहले की तरह अपने काम में बिजी रहती थी, लेकिन हमारे बीच अब एक मोटा सा पर्दा आ गया था। मैं अक्सर सोचता, क्या मैंने सब कुछ खो दिया या कुछ बचा है? जवाब हमेशा एक ही आता, जो खोता है वह लौट कर नहीं आता। फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कहीं मौका दोबारा मिले। अब पहले जैसा नहीं, पर थोड़ा सुकून, थोड़ा सच्चा एहसास। वह स्पर्श जो मैंने खुद छोड़ दिया था। अब मैं रोज़ समय पर ऑफिस जाता और लौटता, लेकिन असल में कहीं भी नहीं होता था। काम करते हुए भी कभी किरण का चेहरा सामने आ जाता, कभी राधिका की आवाज़ सुनाई देती। ज़िंदगी अब बोझ नहीं, एक सज़ा बन चुकी थी, जो मैंने खुद ही अपने लिए तय की थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला किया। बस यूं ही पुरानी यादों को महसूस करने के लिए। मेन गेट पर सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा मैं छोड़ कर गया था। वह कैफ़े जहां अनिका और मैं खुद बैठे थे, अब अजनबियों से भरा था। मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा था। कैंटीन के कोने में चाय पी रहा था, जब बगल में बैठे दो छात्र बातें कर रहे थे। पता है, एक गांव की औरत ने अपने काम से सबको चौंका दिया। यूट्यूब पर उसकी क्लासेस है। दूसरे ने पूछा, नाम क्या है? उसका जवाब आया, राधिका। पहले सादा ज़िंदगी थी, अब लाखों कमा रही है। औरत को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। मेरी चाय गले में फंस गई। उन्हें क्या पता था कि वह राधिका मेरे अतीत की अधूरी कहानी है, जिसे मैंने खुद ही बर्बाद किया था। उसी शान मैंने अपने पुराने दोस्त कैलाश को फ़ोन किया। वही एक शख्स था जो सब जानता था। मैंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो फैसले हम सही वक्त पर नहीं लेते, वही हमें बाद में बहुत दुख देते हैं? वह हंसा, अब तुम दार्शनिक बन गए हो। मैंने धीमे से कहा, अब बस पछतावा ही बचा है। उसने कहा, जो हाथ से निकल जाए वह वापस नहीं आता, लेकिन उसकी कीमत ज़िंदगी रोज़ वसूल करती है। अगले दिन मुझे एक सामाजिक सेमिनार में ऑफिस की ओर से भेजा गया। वहाँ की संस्थाएं अपने कामों के बारे में बता रही थी। तभी एक औरत मंच पर आई। वह राधिका थी। वही आत्मविश्वास, वही आवाज़, वही चमक जिसे मैं खो चुका था। उसने कहा, हम औरतें अक्सर सहारों की तलाश में हर वक्त गवा देती है।
हमें खुद अपना सहारा बनना सीखना चाहिए। फिर उसने अपनी संघर्ष भरी छोटी सी कहानी सुनाई। मैं चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। सेमिनार खत्म होने पर मैंने उसे एक तरफ रोक लिया। राधिका, उसने मुझे देखा जैसे पहले से जानती हो कि मैं कुछ कहूँगा। मैंने कहा, मुझे कुछ कहना है। वो बोली, कहो। लेकिन उसकी आवाज़ अब भावना से नहीं, सच्चाई से भरी थी। मैंने कहा, तो मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। अगर उस समय तुम्हें थोड़ा समझा होता तो शायद हम उसने धीरे से कहा, जो तुमने छोड़ दिया था वह अब सिर्फ तुम्हारी याद में है, मेरी सच्चाई बन चुका है। मैंने कहा, तुम बहुत मजबूत हो। वह मुस्कुराई। मैं सिर्फ वही हूँ जो हर औरत बन सकती है अगर टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ने का फैसला करे। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं रोका। कोई सवाल नहीं, बस एक खालीपन हमेशा के लिए रह गया। हर बार जब कोई बाप अपनी बेटी के साथ खेलता या कोई पति अपनी पत्नी की सफलता पर गर्व करता तो मेरे दिल का वो खाली कोना फिर से भर उठता। उस दिन ऑफिस से निकलते समय मैंने पहली बार गौर किया कि मेरी कार पुरानी हो चुकी है। कभी वह गाड़ी मेरे लिए गर्व की चीज़ थी, अब सिर्फ एक सवारी रह गई थी जिसे कभी मैं अपनी ज़िंदगी का ख्वाब समझता था। वह अब सिर्फ दिन काटने का एक जरिया बन गया था। आईने में खुद को देखा। बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर थकान और आंखों में खालीपन था। गाड़ी चालू की, लेकिन मन कहीं और था। दिमाग उसी एक सवाल में अटका था, अगर मैंने समय रहते समझ लिया होता तो आज क्या यह हाल होता। उसी शाम ऑफिस में एक ट्रेनिंग सेशन था। विषय था लीडरशिप, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास। जो बोलने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। उसका नाम सुनकर मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लिया। लगा यह इत्तेफाक नहीं, शायद किस्मत मुझे कुछ सिखाना चाहती है। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा मैं हर बात ध्यान से सुन रहा था। सामने वही राधिका थी, वही कागज़, वही ठहराव, लेकिन वह अब किसी की पत्नी, बेटी या बहू नहीं थी। वह अब खुद अपनी एक पहचान थी। वह बोली, सशक्त महिला वही है जो सिर्फ दूसरों के सहारे ना चले बल्कि अपने लिए भी रास्ता बनाए। रिश्ते ज़रूरी है लेकिन खुद की पहचान के बिना नहीं। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, मैं भी बजा रहा था, लेकिन मन में सवाल था, क्या मैं इतना कमज़ोर था कि मैंने सिर्फ इसलिए किसी को छोड़ दिया क्योंकि वह मेरी तरह बोल नहीं सकती थी? क्या मेरी शिक्षा और सोच इतनी कमज़ोर थी कि मैं एक साधारण सी लड़की के सपनों को जगह नहीं दे सका? सेशन ख़त्म होने पर मैं चुपचाप बाहर निकलने लगा। तभी एक युवक मेरे पीछे आया और बोला, सर, कितनी शानदार बातें बोली है ना उन्होंने। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सच्ची बातें थी। वो बोला, मेरी मंगेतर बहुत साधारण है, लेकिन अब सोच रहा हूँ उसे वह इज्जत दूँ जो शायद वह मांगती नहीं, लेकिन हर रिश्ते को चाहिए होती है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम यह चीज़ समझ गए हो तो तुम मुझसे बेहतर हो। मैंने यह बात बहुत देर से सीखी। वह मुस्कुराया और बोला, सीखी तो सही सर, यही काफ़ी है। मैं बस खामोश रहा। कुछ बातें अनुभव से ही सीखी जाती है। 2 दिन बाद मैंने एक अखबार के लिए छोटा सा कॉलम लिखा। विषय था सच्चाई जो देर से सीखी। मैंने लिखा, एक पुरुष की असली मर्दानगी इस बात में नहीं कि वह कितना कमाता है, बल्कि इस बात में है कि वह अपने साथी के सपनों की कितनी कदर करता है। कॉलम छपने के बाद कुछ ईमेल आए। एक युवक ने लिखा, आपके लेखन ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं अपनी मंगेतर को कमज़ोर नहीं समझता। किसी और ने लिखा, आपकी बातों ने मुझे अपने रिश्ते को फिर से समझने पर मजबूर कर दिया। शायद यही एक तरीका था जिससे मैं राधिका का हक अदा कर सकता था। सच लिखकर, वह सीख बांटना जो मैंने खुद को देर से सीखी। एक दिन मैं कैफ़े में बैठा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या आपने ही सच्चाई देर से सीखा था? मैंने सिर हिलाया। वह बोली, मेरी बेटी तलाक के बाद टूट गई थी। आपका लेख पढ़कर उसने फिर से जीने की हिम्मत मिली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन धन्यवाद कहा कि मेरा एक वाक्य किसी की ज़िंदगी में उम्मीद बन गया। उसी रात मैंने अपनी डायरी का एक नया पन्ना खोला और लिखा, औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, हम पुरुष ही उसे कमज़ोर समझते हैं ताकि अपने अहंकार को बचा सके। सालों लगे यह समझने में, लेकिन अब मुझे औरत की खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि उसके सपनों, सोच और बलिदान में दिखती है। मैंने अनिका से भी बात की। हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अब हम साथ नहीं थे, लेकिन अब दोनों के लगाव में कड़वाहट नहीं, समझदारी थी। आज मैं एक साधारण इंसान हूँ, ऑफिस में मैनेजर की कुर्सी पर बैठा अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, लेकिन अब रिश्तों के फैसले भावनाओं या अहम से नहीं, समझदारी से करता हूँ। मेरी बेटी किरण अब भी कभी कभी वीडियो कॉल करती है। हर बार कुछ नया सीख कर बताती है, जैसे उसकी माँ ने सिखाया हो। मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ, शुक्र करता हूँ कि अब कम से कम मैं सच्चाई पहचानता हूँ। सबक देर से मिला, मगर अब हर दिन उसे दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ ताकि कोई और वह गलती ना करे जो मैंने की। नए साल की शुरुआत मैंने ऑफिस की छत पर अकेले खड़े होकर की। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा था, पटाखे चल रहे थे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ स्क्रीन पर थी। किरण ने वीडियो कॉल की थी और नए साल की टोपी पहनकर मुस्कुरा रही थी। हैप्पी न्यू ईयर पापा, उसने कहा। यह पहली बार था जब उसने पापा कहा। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। मैंने धीरे से कहा, हैप्पी न्यू ईयर मेरी ज़िंदगी का उजाला। पीछे से राधिका की आवाज़ आई, किरण सोने का वक्त हो गया है। वह कमरे के पास आई, मुझे देखा, सिर हिलाया और पर्दे के पीछे चली गई। अब बस मैं और किरण रह गए।
किरण ने पूछा, पापा आप कब आओगे? मैंने वादा किया जल्दी आऊँगा, जब स्कूल की छुट्टियाँ होंगी। उस एक वादे के साथ मैंने खुद से भी ठान लिया कि अब मैं सिर्फ बातें नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है। मैंने ऑफिस की कुछ जिम्मेदारियाँ कम की और फ्रीलांस काम शुरू किया ताकि किरण के लिए ज़्यादा वक्त निकाल सकूँ। हर महीने के अंत में उसके लिए एक छोटा सा पैकेट भेजता, कहानियों की किताब, हाथ से बनाए रंग और थोड़ी सी चॉकलेट। वह हर बार वीडियो कॉल पर खुश होकर सब दिखाती। एक दिन किरण ने कहा, पापा मुझे आपकी डायरी चाहिए। मम्मा कहती है आप कुछ लिखते हो। मैंने डायरी का एक पन्ना फ़ोटो खींचकर भेजा जिसमें लिखा था, बेटी वह प्रार्थना है जो एक आदमी को इंसान बना देती है। कुछ दिन बाद राधिका का संदेश आया कि किरण ने स्कूल की सभा में यह पंक्ति सुनाई और सबने खूब तारीफ़ की। मेरा दिल जैसे खिल उठा। उसी समय मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया जहाँ हर हफ्ते एक वीडियो डालता, सच्चाई पर जो हम देर से समझते हैं। पहला विषय था बेटी की पहली तस्वीर। मैंने अपनी कहानी थोड़े में सुनाई, बिना नाम लिए। कुछ ही हफ्तों में हज़ारों लोग जुड़ गए और अपनी बातें भी बांटने लगे। मैं हर किसी को अपनी नई बातों से जवाब देता। एक दिन राधिका का एक और मैसेज आया, किरण ने स्कूल प्रोजेक्ट में तुम्हें अपना हीरो बताया। मैंने आईने में खुद को देखा। वह इंसान जो कभी खुद को सबसे अच्छा समझता था अब अपनी बेटी की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने किरण के स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल किया कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहता हूँ। जवाब में धन्यवाद और यह भी कहा गया कि पिता की मौजूदगी बच्चे के मन पर अच्छा असर डालती है। अब मैं किरण की हर मीटिंग, हर स्कूल, हर फंक्शन ज़रूरत में शामिल होता हूँ। हर मीटिंग में जब सब माता पिता कैमरा ऑन करते तो मैं भी मुस्कुराकर कैमरा ऑन करके कहता हूँ, मैं उसका पिता हूँ। एक दिन राधिका ने कहा, शायद अब तुमने सीख लिया है, लेकिन याद रखना बेटी के लिए तुम्हारा होना तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। मैंने जवाब दिया, अब मैं कभी गायब नहीं रहूँगा। मैंने राधिका से कभी यह नहीं कहा कि वह दोबारा मेरी ज़िंदगी में लौटे। अब मेरी मोहब्बत में अधिकार नहीं, सिर्फ सच्चाई है। मैं जानता था कि उसने जो मंजिल पाई है वह किसी और के साथ बांटी नहीं जा सकती। एक शाम मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था कि एक लड़का मेरे पास आया और बोला, सर आपके यूट्यूब चैनल से मुझे सोचने का, नज़रिया बदलने का मौका मिला। अब मैं अपनी मंगेतर को सिर्फ साथ ही नहीं बराबरी का साथी समझता हूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ज़िंदगी वही सफल होती है जो सीखने पर विश्वास रखे। मेरे पास वह सब कुछ नहीं था जो मैंने अपने सपनों में सोचा, ना परिवार की वह खुशहाल तस्वीर, ना साथ जीने मरने के वादे, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी की मुस्कान थी जो हर हफ्ते स्क्रीन पर मुझे देखकर कहती, पापा आप मेरे लिए सब कुछ हो। यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, शायद कभी पूरी भी ना हो, लेकिन मैं अब हर दिन एक नए पिता की तरह लिखता हूँ, क्योंकि अंत सिर्फ एक शब्द होता है। असली कहानी तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ अंत लिखा जाता है, और मेरी कहानी अब शुरू हुई है। एक दिन स्कूल में फादर्स डे का प्रोग्राम था। ऑनलाइन ही सब बच्चों ने अपने पापा के बारे में कविता निबंध सुनाना था। मैं कैमरे के सामने बैठा था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे परीक्षा देने जा रहा हूँ। किरण स्क्रीन पर आई। उसने मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू किया, मेरे पापा बहुत दूर रहते हैं पर मेरी हर बात सुनते हैं। जब मैं रोती हूँ तो हंसाते हैं, जब मैं जीतती हूँ तो ताली बजाते हैं। पापा कहते हैं मैं उजाला हूँ, पर सच यह है कि पापा मेरा उजाला हैं। उसकी आंखें चमक रही थी, मेरी आंखें भर आई। बाकी सब बच्चे भी तालियां बजाने लगे। उस दिन पहली बार लगा कि मैं सचमुच पिता हूँ। प्रोग्राम के बाद राधिका ने कैमरा ऑन किया। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास। बोली, धन्यवाद। आज किरण बहुत खुश थी, शायद इसलिए कि उसे अपने पापा पर गर्व हुआ। मैं चुप था, गला भर आया, बस इतना कह पाया, मुझे एक और मौका देने के लिए शुक्रिया। राधिका ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में पहली बार गुस्से या दूरी की जगह एक नरमाई थी। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, ज़िंदगी हमें हर बार दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन जब देती है तो वह सिर्फ हमारे लिए नहीं, किसी और की मुस्कान के लिए होती है। मेरे लिए वह मुस्कान मेरी बेटी है। अब मैं रोज़ खुद से ये वादा करता हूँ, मैं फिर देर नहीं करूँगा। धीरे धीरे मेरी और किरण की बातें बढ़ने लगी। अब वह हर छोटी चीज़ मुझसे शेयर करती। पापा आज मैंने मैथ्स में फुल मार्क्स पाए। पापा देखिए मैंने आज ड्राइंग बनाई। पापा मैंने आज मम्मी फेवरेट खिचड़ी बनाई। उसकी हर बात मेरे लिए तोहफा थी। राधिका भी अब पहले जैसी सख्त नहीं रही। वह अक्सर मुझे क्लास की ऑनलाइन मीटिंग से स्कूल के काम में शामिल कर लेती। कभी कहती किरण की प्रैक्टिस सुन ले, कभी पूछती तुम्हें लगता है यह ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी। शायद उसके मन का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। एक दिन किरण ने कहा, पापा जब यह कोरोना ख़त्म होगा ना तो आप सच में मेरे स्कूल आओगे, प्लीज़ प्रॉमिस करो। उसकी मासूम आंखों में इतना विश्वास था कि मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। हाँ बेटा ज़रूर आऊँगा। राधिका एक पल को चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखते हैं। उस दिन मुझे लगा मैं अभी भी उस घर का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ जो कभी मेरा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। किरण अब मेरी ज़िंदगी की धड़कन बन चुकी थी। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसके सपने सब मेरे जीने की वजह थी। राधिका और मैं भी अब पहले जैसा कड़वे नहीं रहे,
लेकिन हमारे बीच वह रिश्ता नहीं लौट पाया जो कभी पति पत्नी के बीच होना चाहिए। शायद वह जख्म इतने गहरे थे कि पूरी तरह भर नहीं सकते थे। हमने एक दूसरे से कभी दोबारा शादी की बात नहीं छेड़ी। हम दोनों जानते थे कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ एक डोर से बंधा है। किरण, हम मिलते, साथ बैठते, बातें करते, पर सब कुछ बस उसी की वजह से। जब वह स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेती तो हम दोनों साथ खड़े होकर ताली बजाते। जब वह बीमार पड़ती तो हम दोनों उसकी देखभाल में लगे रहते। एक बार उसने हमसे मासूमियत से पूछा, पापा मम्मी आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते? उसकी आंखों में सवाल था, मासूम सा। मैंने उसकी हथेली थाम कर कहा, बेटा कभी कभी दो लोग साथ रहते हुए भी खुश नहीं रह पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें कम प्यार करते हैं। हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। राधिका की आंखें भर आई। शायद वह जानती थी कि सच यही है। धीरे धीरे किरण बड़ी होती गई। उसकी कामयाबों में हम दोनों बराबर खड़े रहते, लेकिन हमारे बीच अब भी वही दूरी रही। आज भी मैं उसकी मम्मी को देखकर सोचता हूँ, शायद अगर मैं पहले समझ जाता तो कहानी अलग होती। लेकिन अब यह अफसोस भी मुझे रोक नहीं पाता, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मैं और राधिका एक दूसरे के नहीं रहे, पर हम हमेशा अपनी बेटी के रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।